आज हम लोग जो है अभाज्य गुणनखंड से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले जो है बहुविकल्पी प्रश्न पर हम चल रहे हैं, जो कि जो है बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ है, उस पर ध्यान देंगे हम लोग। प्रश्न है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, सबसे पहला जो प्रश्न है क्वेश्चन 1, बहुविकल्पी प्रश्न है यह। दी गई संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड होगी। दी गई संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड, दी गई संख्याओं में जो है अभाज्य गुणनखंड होगी। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया। जो पहला ऑप्शन है वह है 0, दूसरा ऑप्शन जो है यह दिया गया है 1 है, फिर तीसरा ऑप्शन जो है वह है दिया गया है 2, फिर अगला जो ऑप्शन यहाँ पे है उसमें दिया गया है 8। ठीक है, तो दी गई संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड, इसमें से देखिए अभाज्य गुणनखंड को जो है आपको जो है छांटना है। तो अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, तो स्वयं और एक के अतिरिक्त जो है अन्य संख्या से जो है विभाजित ना हो। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। तो 0 को तो यहाँ पर लेंगे हम नहीं, इसे छोड़ देंगे। ठीक है, 1 को भी नहीं लेंगे, 1 को भी छोड़ देंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य जो है संख्या क्या होता है? 2 होता है। 8 तो भाज्य है, 8 जो है 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 है, इसलिए इसका आंसर होगा यहाँ पे जो है 2। इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। ठीक, क्लियर हो गए होंगे आप लोग? यह जो है प्रश्न यहाँ पे देखा जाए तो 2022 और 23 में पूछा हुआ है। देखिए नेक्स्ट नंबर पे जो सवाल है यह भी जो है बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ है। इसमें क्या दिया गया? संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड होगा। तो संख्या 140 का जो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन है 2 गुणे 5 का वर्ग गुणे 7। फिर दूसरा जो ऑप्शन दिया गया वह है 2 गुणे 7 गुणे 5। फिर जो तीसरा ऑप्शन है उसमें दिया गया 2 का वर्ग गुणे 5 गुणे 7। इसके बाद यहाँ पे जो है जो चौथा ऑप्शन है वह दिया गया है 2 का वर्ग गुणे 5 गुणे 7 का वर्ग। ठीक है, तो संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? ये देखिए 2024 में पूछा हुआ, 2024 में पूछा हुआ। चलिए इसको बताइए, अभाज्य गुणनखंड को कैसे आप लोग हल करते हैं? जो संख्या रहेगा उसको जो है छोटी संख्या से काटेंगे, तो 2 सत्ते 14 7, ये 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 से इसको काटेंगे तो 35 गुना 70 35 आएगा। अब यह किससे कटेगा? 3 से कटेगा नहीं, 5 से काटेंगे। अब 5 सत्ते 35। तो 140 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 यहाँ पर कितने बार आया है? 2 जो है 2 बार आया हुआ है, 2 का वर्ग ऐसे लिख सकते हैं, गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, तो इसमें से अब जो है छाटिए कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? 2 का वर्ग गुणे 5 गुणे 7, ये सी वाला दिख रहा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है आने की जो है संभावनाएं जो है ज्यादा रहते हैं परीक्षाओं में। ठीक, चलिए नेक्स्ट नंबर पर जो सवाल है उस पर हम लोग ध्यान दें। अगला जो सवाल, देखिए अगला सवाल क्या है? तीसरा बहुविकल्पी प्रश्न जो था, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या 156 का जो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? यहाँ पे जो विकल्प दिया गया है
पहला विकल्प है वह है 2 गुणे 3 गुणे 13। दूसरा विकल्प दिया गया है 2 का वर्ग गुणे 3 गुणे 13। 2 का वर्ग गुणे 3 गुणे 13 दिया गया। फिर जो तीसरा विकल्प है, तीसरे विकल्प में देखिए क्या दिया हुआ है, 2 का वर्ग गुणे 3 गुणे 11 दिया हुआ है। ठीक है। और नेक्स्ट नंबर पर जो यहाँ पे है वह है 2 गुणे 3 का वर्ग गुणे 13। ठीक है। ये सवाल जो है 2022 और 23 2 साल जो है लगातार पूछा हुआ है। 22 में पूछा हुआ है और 23 में जो है पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे हल करेंगे? देखिए 156 का जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जब 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कुल मिलाकर के इसे जो है सबसे छोटी संख्या से काटेंगे तो 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर इसको 2 से काटेंगे। जब इसको 2 से आप लोग जो है काटेंगे, काटने का मतलब जो है 2 से इसमें भाग करेंगे तो भाग करेंगे कितना बार जाएगा, 2 3 6 2 9 18। ठीक है। फिर इस ये किससे कटेगा, अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे तो 3 एक कलम 3, 3 तरीके 9। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या प्राप्त हुआ है, 156 बराबर जो है प्राप्त हुआ है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है। तो 2 कितने बार है यहाँ पे, 2 बार है, गुणे 3 गुणे 13। अब यहाँ पे यदि विकल्प को हम यहाँ पे मिलाएंगे तो कौन सा विकल्प सही दिख रहा है, 2 का वर्ग गुणे 3 गुणे 13। तो ये विकल्प सही दिख रहा, दूसरा। ठीक है। तो ऐसे सवाल आते हैं। क्लियर हो गए होंगे। अभाज्य गुणनखंड इसका करने के लिए तरीका आप लोग सीख लिए हैं। यहाँ पे जो भी रहेगा उसको जो है छोटी संख्या से काटेंगे, फिर जो आएगा उसको छोटी संख्या से काटेंगे, फिर जो आएगा उसको छोटी संख्या से काटेंगे। तो काटने के बाद जो आएगा इसको जो है यहाँ पे अभाज्य संख्याओं को लिख लेंगे। लिखने के बाद जो है जो जितने बार आएगा उसको घात चढ़ा करके ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। फिर यहाँ से विकल्प से मिलान करेंगे तो उसमें जो है ऑप्शन आप लोग को दिख जाएगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट नंबर पर जो सवाल है उसे देखा जाए। दिया गया है संख्याओं 182 तथा 78। 182 तथा 78 का एचसीएफ होगा। इसका एचसीएफ क्या होगा ये ध्यान देना है। ये भी जो विकल्पी प्रश्न है। तो पहला जो विकल्प दिया गया है वह है 13 और दूसरा विकल्प यहां पर दिया गया है 26। तीसरा विकल्प है 28, 13 26 28। फिर चौथा विकल्प जो यहाँ पे है वह है 39। ठीक है। तो संख्या 182 और 78 का एचसीएफ क्या होगा। देखिए ये जो पूछा हुआ है 2024 में पूछा हुआ, आइए सेट में 2024 में ये पूछा हुआ, आइए सेट में। ठीक। तो एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले जो है दोनों संख्याओं को जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए करिए। 182 का फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे 2 से कटेगा, या 2 9 18, फिर 2 1 9 2। फिर ये किससे कटेगा, 7 से कटेगा या 13 से काट दीजिए। ठीक है। तो इसमें तो क्रम हम बदल ही सकते हैं। आप लोग जो आधारभूत जो है प्रमेयिका पढ़े ही है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को जो है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं तथा यह क्रम के बिना जो अद्वितीय होता है। मतलब इसमें क्रम का बहुत जो है भूमिका नहीं होता। यदि क्रम बदल करके भी जो है यहाँ पे इसको हम हल करें तो वही चीज आएगा। ठीक। तो इसको काटिए। तो जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे 7 से कटेगा, 7 एक 7, 7 21, यानी कि 13 आ गया, 13 7 91। ठीक। तो 182 का हम गुणनखंड किए हैं तो 2 गुणे 7 गुणे 13 पर प्राप्त हुआ। ठीक उसी तरीके से 78 का जो है फैक्टर करेंगे। जब 78 का जो है फैक्टर करेंगे तो काटिए इसको, किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 3 6 2 9 18। अब ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एक 3 और 3 तरीके 9। ठीक है। तो 78 को क्या लिखा जा सकता है, 78 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक। अब बताइए एचसीएफ में करते क्या है, कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है।
कॉन्सेप्ट जो है दूसरे वाले लेक्चर्स में पढ़ा है टाइप 2 में। तो अभाज्य गुणनखंड का जो है यहाँ पे सर्वनिष्ठ अवयव लिखते हैं और सर्वनिष्ठ अवयव का जो है छोटा घात लिखते हैं। मतलब केवल कॉमन पोर्शंस लिखेंगे और कॉमन पोर्शंस का जो है छोटा घात लिखते हैं। तो देखिए 2 दिख रहा है फिलहाल यहाँ पे, और 2 का छोटा घात तो एक ही, दोनों में एक ही है, इसलिए 2 को ही लिखेंगे। फिर कौन दिख रहा है दोनों में? दोनों में जो है 13 दिख रहा है, तो अब 13 को लिख देंगे। ठीक है, यानी कॉमन पोर्शंस कॉमन जो है पोर्शंस को लिखते हैं और उसका छोटा घात लिखते हैं जो संख्या कॉमन हो। तो 13 दूना 26, यानी कि इसका एचसीएफ क्या होगा? ये 26 होगा। ठीक है, तो ये विकल्पी प्रश्न था यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट नंबर पे सवाल क्या है उस पर विचार किया जाए। देखिए अगला जो सवाल है वह है, यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b को, यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों, यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b को, a और b को a बराबर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और b बराबर एक्स वाई क्यूब, ये लिखा गया, के रूप में व्यक्त किया जाए, के रूप में व्यक्त किया जाए। ठीक है, जहां x और y अभाज्य संख्या, जहां x और y अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या संख्याएं, ये लिखा हुआ, जहां x और y क्या है? अभाज्य संख्या है। तो ये कह रहा है कि तो एचसीएफ इसका बताना है ए और बी का, और यहां पे विकल्प दिया हुआ है। देखिए पहला जो विकल्प है वह लिखा है एक्स वाई, दूसरा विकल्प क्या लिखा हुआ है? दूसरा विकल्प है एक्स वाई स्क्वायर, फिर तीसरा विकल्प यहाँ पे क्या है? एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। फिर जो चौथा विकल्प है वह है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये सवाल देखिए पूछा हुआ है, ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बताइए इसको कैसे लगाएंगे हम लोग? पहले सवाल को समझिए। देखिए सवाल में क्या कहा हुआ, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक, तो ए और बी जो है ये धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक को आप लोग जानते हैं क्या होता है? जीरो की से इधर का जो है जो धनात्मक संख्या होता है वह भी पूर्णांक होता है, जीरो की इधर जो ऋणात्मक संख्या जो होता है वह भी पूर्णांक होता है। तो जीरो भी पूर्णांक है, ए भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, ऐसे डॉट डॉट डॉट। फिर -1 भी पूर्णांक है, -2 भी पूर्णांक है, -3 भी पूर्णांक है। लेकिन ये धनात्मक संख्या कर रहा है, यदि ए और बी जो है धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ऐसे पूरे के पूरे अंक होंगे लेकिन धनात्मक संख्या होंगे। ठीक है, यदि ए और बी धनात्मक पूर्णांक, आगे लिखा है, यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों ए और बी को इस रूप में व्यक्त किया जाए, यह ठीक है, ए को इस रूप में लिख रहे हैं और बी को इस रूप में लिख रहे हैं, जहां एक्स और वाई अभाज्य संख्याएं, एक्स और वाई कैसा है? अभाज्य संख्या है। तो इसका एचसीएफ पूछा हुआ, इसका एचसीएफ क्या होगा? किसका? ए और बी का। ठीक है, तो ए और बी का एचसीएफ हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो कॉमन पोर्शन हम इसमें ढूंढेंगे। देखिए ए बराबर क्या लिखा हुआ है? ए बराबर लिखा है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ए बराबर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। फिर बी बराबर क्या लिखा हुआ है? एक्स वाई क्यूब
ठीक है। इसका एचसीएफ हमें ज्ञात करना, किसका, इन दोनों संख्याओं का, ए और बी का, ऐसे लिख दिए। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड का जो है निम्नतम घात लिखते हैं, यानी कि केवल कॉमन पोर्शंस का जो यहाँ पे मिनिमम जो है नंबर्स लिखेंगे, मिनिमम घात। तो इसमें कॉमन पोर्शंस क्या दिख रहा है, एक्स दोनों में है। अब जब यक्स दोनों में है तो यक्स का न्यूनतम घात यहाँ पे क्या होगा, इसका घात 1 है, इसका घात 3 है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 वाला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 वाला। ठीक है, यक्स की घात 1 लिख दिए, 1। और किसी घात 1 केवल लिखा नहीं जाता, अगर घात ना लिखा जाए तो यही समझेंगे कि उसका घात 1 ही है, तो यक्स ही है। फिर y में हम लोग विचार करेंगे। जब y में विचार करेंगे तो y का जो है निम्नतम घात क्या है, यानी कि छोटी घात। देखिए y को लिख लिए हम लोग, y का छोटा घात इन दोनों में क्या है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, 2 है, तो इस 2 को लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखें यक्स का जो छोटा घात, यक्स घात जो है छोटा घात क्या होगा, 1 होगा, इसको लिख दिए, क्योंकि दोनों में कॉमन था, इसको लिख दिया। फिर अगले वाले पर जब विचार करेंगे तो y दोनों में है, जब y दोनों में है तो उसका जो है छोटा घात लिखेंगे, तो y लिख दिए, फिर इसके बाद उसका छोटा घात ये लिख दिए। यानी कि इसका जो है एचसीएफ क्या आएगा, एक्स वाई स्क्वायर। तो विकल्प में जो है कौन सा जो है सही दिख रहा है, ये सही है, एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये संख्या के रूप में जो है सवाल ना आए, अक्षर के रूप में दे दे, तभी आप लोगों को परेशान नहीं होना है, उसको लिख लेंगे। इसके बाद जो कॉमन को ढूंढेंगे, जो दोनों में हो, कॉमन को ढूंढ करके वह अक्षर लिख करके उसका जो निम्नतम जो छोटा घात रहेगा वही लिख देंगे। फिर अगला वाला भी वैसे ही छोटा घात ऐसे लिख देंगे, वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अगले महत्वपूर्ण जो है सवाल की तरफ हम लोग ध्यान दें। अगला जो महत्वपूर्ण सवाल है वह क्या है, ये लिखा हुआ है 15, 18 और 24 का लसा है। 15, 18 और 24 का लसा। 15, 18, 24 का लसा क्या होगा, इस पर ध्यान देना है। इसमें जो पहला विकल्प है वह है 90, दूसरा विकल्प क्या है, दूसरा विकल्प जो है वह 120 दिया गया। फिर तीसरा विकल्प, तीसरे विकल्प की तरफ ध्यान देंगे तो वह 240 दिया हुआ है। चौथा विकल्प देखिए क्या दिया हुआ है, चौथा विकल्प जो है 360 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो है लसा ज्ञात करना। फिलहाल तो ये विकल्प के रूप में आप भागवित के द्वारा भी लगा सकते हैं, लगा करके विकल्प में जो सही होगा उसको जवाब दे देंगे। लेकिन ये अगर मान लीजिए यहाँ पे ये कहा रहा था कि जो है इन संख्याओं का जो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा जो लसा ज्ञात किए, तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ही हम लसा ज्ञात करेंगे। ठीक, तो 15 का जो है गुणनखंड कीजिए, 15 का गुणनखंड करेंगे तो किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 पचे 15, इसलिए 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 5। फिर 24 का जो गुणनखंड कीजिए, जब 24 का गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से कटेगा, 12 बार जाएगा, फिर ये 2 से कटेगा, 6 बार जाएगा, फिर ये जो है 2 3 6, 3 से कटेगा। ठीक है, अगले वाले का जो है गुणनखंड की नहीं, 2 ही तो है ही, तो 24 को क्या लिखा जा सकता है, 24 को यहां लिखा जा सकता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, 3 दूना 6, दूना 12, दूना 24। ठीक है, और यहाँ पे 2 की घाते क्या है, 2 की घाते जो है 3 है, और 3 ये चीज है। ठीक है, तो लसाप में हम क्या करते हैं, लघुत्तम समापवर्त में जो है प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का जो है बड़ा घात लिखते हैं, जो भी इसमें संख्या दिख जाए उसका बड़ा घात। ठीक है, तो कौन कौन दिख रहा, सबसे पहले तो 2 ही दिख रहा है, तो 2 का बड़ा घात जो है क्या होगा, 3। फिर कौन दिख रहा है, 2 के बाद 3 दिख रहा है, तो 3 को लिख देंगे, 3 का बड़ा घात, तो दोनों में 1 है इसलिए 1 ही लिख दिए, 3 की घात 1। फिर जो है कौन दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो 5 को भी लिखेंगे। तो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को लिखेंगे और उसका जो है बड़ा घात लिखेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड
विधि से जो है जो लसा ज्ञात करेंगे उसमें। अब इसको हल कर दीजिए। जब इसको हल करेंगे तो 2 का क्यूब क्या आएगा, 8 आएगा। 2 दूना 4 दूना 8, 3 बार गुणा कर दीजिए 2 का, तो ये 8 आ गया। फिर ये 3 हो गया और ये 5। ठीक है, तो 5 बटे 40 और 40 का इसमें गुणा कर देंगे तो 4 3 12 120 हो जाएगा। तो इसका लसप क्या आएगा, 120 आएगा। समझ में आया सवाल? जो संख्या रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करके उसको ऐसे सजा करके लिख देंगे। फिर अगला वाला भी जो संख्या रहेगा उसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, मतलब छोटी संख्या से काटते जाएंगे। फिर जो भी यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होगा उसको ऐसे सजा कर लिख देंगे। अब यहाँ पे जो संख्या कई बार रहेगा उसको घात चढ़ा कर लिखेंगे। ये 3 बार है 2 तो 2 घाते 3 लिख देंगे। ठीक है, अगर ये 4 बार आता तो 2 घाते 4 लिखते, 2 अगर 5 बार आता 2 घाते 5 लिखते। तो ऐसे सजा कर लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे लसक ज्ञात करेंगे, जो संख्या दिख जाए उसका अधिकतम घात। तो 2 दिख रहा है, 2 का अधिकतम घात ही हो गया। फिर 3 दिख रहा है दोनों में, तो 3 का अधिकतम घात क्या है, 1, क्योंकि इसका घात भी 1 इसका घात भी 1, इसको लिख दिए। फिर 5 दिख रहा है तो 5 लिख दिए। अब इसको हल कर देंगे तो उसका लसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल जो है 2020 और 24 में पूछा हुआ है। 20 और 24 में पूछा, आईबी सेट में, बोर्ड की परीक्षा में 10वीं में। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे जो है छाटे हुए सवाल जो है आप लोगों को जो है बताया जा रहा। चलिए अगले सवाल की तरफ ध्यान दें हम लोग। देखिए अगला सवाल क्या, एक और 10 तक की, 1 और 10 तक की संख्याओं, ये लिखा हुआ है, दोनों सम्मिलित है, दोनों सम्मिलित है, सम्मिलित। ठीक है, तो 1 और 10 तक की संख्याओं, फिर उसमें लिखा है दोनों सम्मिलित है, में से सभी संख्याओं, में से सभी संख्याओं से विभाज्य, सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या, ये सवाल है। ठीक है, ये भी विकल्पी है, विकल्पी सवाल है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है वह है 10, जो दूसरा इसका ऑप्शन है वह है 100, फिर जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है वह 504, फिर जो चौथा ऑप्शन दिया गया है वह है 25-20, 25-20। ठीक है, तो इस सवाल को आप लोग कैसे लगाएंगे, सवाल को पढ़ लिए होंगे। चलिए हम पढ़ करके सवाल को आप लोगों को समझा रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें। देखिए ये लिखा हुआ है 1 और 10 तक की संख्याओं। ठीक है, 1 से 10 तक की संख्याओं के बारे में ये बात कर रहा है, और इसमें यह दोनों सम्मिलित है। दोनों सम्मिलित का मतलब 1 भी सम्मिलित है और 10 भी सम्मिलित है। तो 1 और 10 तक की संख्याओं, इसमें दोनों सम्मिलित है, में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। यहां देखिए क्या लिख दिया, न्यूनतम संख्या। तो न्यूनतम जब शब्द मिले या छोटी से छोटी संख्या या कम से कम, अगर यह 3 शब्द मिल जाए तो हम जो है सबका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं, लसप। ठीक है, अगर यहाँ पे अधिकतम शब्द रहता या बड़ी से बड़ी संख्या, तो उस स्थिति में जो है हम मसप ज्ञात करते हैं।
ठीक है, तो यहाँ न्यूनतम शब्द आ गया तो ल स प ज्ञात करेंगे। न्यूनतम कम से कम की स्थिति में क्या ज्ञात करेंगे? चलिए बताइए आप लोग, बोलिए। ल स प। ठीक, तो इन संख्याओं का जो है ल स प ज्ञात कीजिए। तो ल स प किसका ज्ञात करेंगे? ल स प किसका ज्ञात करेंगे? 1 से 10 तक की संख्याओं का। ठीक है, 1 का भी, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, 6 का, फिर 7 का, 8 का और 9 का, फिर 10 का। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे जब सबका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 1 ही आएगा। 2 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 1 2 ही रहेगा। फिर 3 का तो 3 ही रहेगा। 4 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, या 2 का वर्ग लिख सकते हैं इसको। 5 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये जो 5 ही रहेगा। 5 गुणे 6 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये जो 2 तिहाई 6 2 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर जब 7 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 7 का अभाज्य गुणनखंड देखिए क्या होगा? 7 का तो 7 ही होगा। 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 2 3 बार आएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 2 3 बार आ गया। फिर इसके बाद जो 9 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह जो है 3 3 के 9 3 गुणे 3 आ जाएगा। फिर 10 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये क्या आएगा? 2 5 10 यानी कि 2 गुणे 5 आ जाएगा। हाँ, 3 गुणे 3 को लिखा जा सकता है 3 का वर्ग। ठीक है, तो सबका अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लेंगे इसमें। इसके बाद लसअप, देखिए एलसीएम में क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम किसका किसका एलसीएम? 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, इन सभी संख्याओं का एलसीएम। ठीक, तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पे क्या क्या दिख रहा? देखिए, 1 दिख रहा तो 1 लिख दिए, 2 दिख रहा तो 2 लिख दिए, 3 दिख रहा तो 3 लिख दिए। ठीक है, एक चीज और, जब यहाँ 2 लिखेंगे तो 2 का अधिकतम घात, तो सबको मिलान कर लीजिए। 2 का अधिकतम घात क्या है? 2 का अधिकतम घात जो है 3 है। 2 घाते 3 ये। ठीक है, अभी बताए हैं हम जस्ट इसके पहले कि लसअप में क्या करते हैं? प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का बड़ा घात लिखते हैं। जो संख्या दिख जाए उसका अधिकतम घात। तो 1 को लिख दिए। फिर इसके बाद 2 का अधिकतम घात इन सब में कौन सा है? 2 घाते 3 है। फिर कौन दिख रहा है? 3 दिख रहा है, तो हम लोग जो है 3 को लिखेंगे। और 3 का अधिकतम घात हम यहाँ पे 3 का अधिकतम घात क्या लिखा जाएगा? चलिए देखिए, यहाँ पे 3 की घाते 2 है तो इसको लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो 3 की घाते 2 ये लिख दिए। इसके बाद कौन दिख रहा है? 3 के बाद अगला संख्या कौन दिख रहा है? 4 तो लिखेंगे नहीं, इसमें 2 ही था। 5 को लिखेंगे। तो 5 का अधिकतम घात, अब 5 का अधिकतम घात क्या लिखा जाएगा? 5 का अधिकतम घात, तो 5 एक ही बार दिख रहा है, इसमें भी 5 एक ही बार दिख रहा है, तो 5 की घाते 1 ही लिखेंगे और 1 लिखेंगे तो 5 ही आएगा, इसलिए 5 लिख दिए। फिर इसके बाद अगला संख्या कौन दिख रहा? चलिए उसको ढूंढिए। तो 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, फिर 3 लिख दिए, फिर 5 भी लिख दिए। 5 के बाद अगला संख्या कौन सा? 7। ठीक है, तो 7 को लिखेंगे हम लोग। ऐसे संख्याओं को हम लोग जो है लिख लेंगे। जब ऐसे संख्याओं को लिख लेंगे, अब यहाँ पे इसको हल करेंगे। इसको कैसे हल करेंगे? 2 का क्यूब क्या आएगा? 8 आएगा। 3 का क्यूब क्या आएगा? 9 आएगा। फिर ये 5 और ये 7। ठीक है, और सबका आपस में गुणा करेंगे। सबका आपस में गुणा करिए। देखिए, कैलकुलेशन आप लोग को अपने से ही करना। तो जब सबका आपस में गुणा करेंगे तो यह जो है 25 20 आएगा। कितना आएगा? 25 20, ये लास्ट वाला ऑप्शन। अब गुणा करके देख लीजिए, 25 20 आएगा, तो इसका ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो बहुत कठिन सवाल यह नहीं था, बस 1 से 10 तक की संख्याओं के बारे में कर रहा था, और उसमें ये दोनों भी संख्याएं सम्मिलित थे। का जो है यहाँ पे न्यूनतम संख्या, यानी कि से सभी संख्याओं से विभाज्य, में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम संख्या की स्थिति में जो है
यहाँ पे लसअ प ज्ञात करना होगा। महत्तम संख्या की स्थिति में क्या करना होगा, बोलिए, जब अधिकतम संख्या कर दे तब महत्तम समापवर्ग। ठीक, चलिए आप लोग जो है जितना भी सवाल हम यहाँ पे बता रहे हैं, आप लोग जो है सबका जो स्क्रीनशॉट लेकर के जो है इन सवालों को जो है कहीं लिख लीजिएगा और बार बार जो है प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि सभी सवाल जो है यहाँ पे कभी न कभी जो है बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये सब हैं। ठीक है, अभी जो सवाल यहाँ पे हम बताए हैं ये भी सवाल जो है पूछा ही है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ हम लोग जो है बढ़े। ठीक है, अभाज्य संख्याओं से संबंधित जो भी सवाल है, देखिए अगला सवाल क्या लिखा हुआ है। ये लिख रहा है कि व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए कि क्यों 17 गुणे 15 गुणे नहीं 17 गुणे 5 गुणे है 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 धन, फिर प्लस करके क्या लिखा हुआ है 2 गुणे 11, 2 गुणे 11 इतना लिखा हुआ है। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, एक भाज्य संख्या, यह जो भी है एक भाज्य संख्या तो वास्तविक संख्या का जो यहाँ पे चैप्टर जब हम पढ़ा रहे थे तो पहले ही लेक्चर्स में जो है भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, ये हम पढ़ाएं और उससे संबंधित जो है कुछ क्वेश्चंस भी पढ़ाएं। तो उसमें जो है एक ये टॉपिक ऐसा जो है क्वेश्चंस हम बताए थे कि जब भी ऐसे मिल जाए तो वहां पे हम क्या करते हैं, उसको हल करते हैं और हल करके फिर इसके बाद जो है चूंकि जो इसका हल प्राप्त होता है फिर उसका अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं और जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वह कई संख्याओं से कटने वाला होगा, जब कई संख्याओं से कटने वाला होगा तो भाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे, चलिए इसको हल करिए। देखिए शुरू में क्या लिखा हुआ, शुरू में यह दिया हुआ है 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2, ये लिखा हुआ है, यहां से यहां तक एक जगह है। ठीक है, और फिर बीच में प्लस है, बीच में क्या है, प्लस है, फिर ये 2 गुणे 11 लिखा हुआ ऐसे। ठीक है, तो बाडमास का रूल अपनाएंगे तो पहले ब्रैकेट को तोड़ते हैं, फिर इसके बाद जो आप उसके बाहर जो रहता है उसका उसमें गुणा कर देते हैं, फिर इसके बाद जो भाग देते हैं डिवीजन, फिर इसके बाद जो है गुणा करते हैं मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, फिर इसके बाद जो है जोड़ते हैं, लास्ट में घटाते हैं। तो यहाँ पे जो शुरू में है इसको इकट्ठा हल कर लीजिए, या एक तरीका और है, देखिए यहाँ पे 2 गुणे 11 है ना, तो इसमें से भी 2 और 11 को कॉमन कर लीजिए, फिर पूरे से 2 और 11 को हम लोग जो है कॉमन कर देंगे, ऐसे कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बढ़िया यही तरीका है, 2 गुणे 11 यहाँ पे है तो 2 गुणे 11 इससे भी बाहर करिए आप लोग। तो ये देखिए यहाँ पे 2 गुणे 11 हम बाहर कर दिए, तो इसमें क्या बचेगा, 17 बचेगा गुणे 5 और कौन बचेगा, ये तो बाहर हो गया, गुणे 3, ये चीज। ठीक है, और यहाँ पे 2 गुणे 11 है। अब पूरे से देखिए यहां से यहां तक जो है एक ही है, अभी पूरे से 2 गुणे 11 को कॉमन कर दीजिए। जब पूरे से 2 गुणे 11 को कॉमन करेंगे तो 2 गुणे 11 बाहर हो गया पूरे से। अब यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगाएंगे,
उसके अंदर ये छोटा कोष्टक है 17 गुणे 5 गुणे 3 प्लस ये भी बाहर हो गया, तो इसकी जगह पर क्या बचेगा, इसकी जगह पर 1 बचेगा। ठीक है, यहां पे क्या बचेगा, जब ये बाहर हो जाएगा तो 1 बचेगा। फिर यहां पे इसको हल कर लीजिए। ठीक है, तो 17 या 51 और 51 में 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5, फिर इसके बाद जो बचा 25 यानी कि 255, और ये +1 क्या है, +1 है ही, इसके बाहर क्या है 2 गुणे 11। ठीक है, तो 255 प्लस 1 हो जाएगा, ये 256 हो जाएगा, और बाहर क्या है 2 गुणे 11, यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 11 गुणे 256। अब यहाँ पे जो प्राप्त हुआ है, ठीक है, देखिए 2 प्राप्त हुआ, 11 प्राप्त हुआ, और 256 का भी हम गुणनखंड करेंगे तो कई ठो प्राप्त होगा, यानी कि ये कई संख्याओं से जो है भाज्य होगा। क्या चीज, ये कई संख्याओं से भाज्य होगा। तो जब ये कई संख्याओं से भाज्य है तो ये क्या होगा, ये भाज्य संख्या होगा। ठीक है, क्या चीज होगा, यह भाज्य संख्या होगा। ठीक है, एक तरीका और, 256 का भी जो गुणनखंड करिए। जब 256 का गुणनखंड करेंगे, देखिए 256 जो है कितने बार 2 से कटेगा, 2 से काट दीजिए, तो 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर इसको 2 से काट दीजिए, 2 6 12, 2 चौको 8, फिर इसको 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 2 दूना 4, इसको 2 से काट दीजिए तो 16, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 हो जाएगा, फिर ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 1 2। तो 256 में जो है 2 कितने बार प्राप्त हो रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 जो है 8 बार प्राप्त हो रहा। ठीक है, अब 2 गुणे 2 की घाते 8 है, इसकी घाते 1 है, ये वाला इसके साथ जो सम्मिलित करके लिख सकते हैं, तो 2 की घाते 9 लिख सकते हैं, गुणे 11। 2 की घाते 9 गुणे 11 इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि ये जो भी संख्या है, ये इसको हल करने के बाद जो भी आए और वह संख्या 2 और 11 से विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा, 2 और 11 से, और जब 2 और 11 से जो है विभाज्य होगा तो यह एक भाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो लास्ट में आप लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि दिया गया संख्या 2 और 11 का अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है, अतः यह एक भाज्य संख्या। ठीक है, तो आप लोग क्या सीखे, यहाँ पे जो भी संख्या रहेगा ऐसे लिख लेंगे, और लिखने के बाद यहाँ पे कहां से कहां तक एक साथ है इस पर ध्यान देंगे, तो यहां से यहां तक एक साथ था। ठीक है, बीच में प्लस है, तो प्लस के इधर सब में गुणा है, तो ये गुणा वाला सब एक साथ है, जब सब एक साथ है तो यहाँ 2 गुणे 11, क्या इसमें भी 2 गुणे 11 है, क्या 2 गुणे 11 जब होगा तो उसको कॉमन कर देंगे तो ये चीज प्राप्त हो जाएगा, और पूरे से 2 गुणे 11 को कॉमन कर देंगे। जब पूरे से 2 गुणे 11 को कॉमन कर देंगे तो यहाँ पे ये वाला बचेगा ही, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, जब ये बाहर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, क्योंकि 1 का गुणा हर जगह होता है। ठीक है, तो 1, अब यहाँ पे इसको हल करेंगे, जब इसको हल करेंगे 255 आएगा, 255 में 1 को जोड़ दीजिए ये वाले को, तो 256 हो जाएगा। 256 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 जो है 8 बार आएगा, यानी कि 2 घाते 8 लिख सकते हैं, और 2 घाते जो है 8, और यहाँ पे इसके घाते 1, गुणा में घाते जोड़ते हैं, जब आधार बराबर तो घातों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 8 1 9, यानी 2 घाते 9 गुणे 11 प्राप्त हो जाएगा। जब यह प्राप्त होगा तो ये संख्या जो भी है ये किसका किसका जो है अभाज्य गुणनखंड है, 2 और 11 का भाज्य गुणनखंड है, यानी कि 2 और 11 से जब कट जाएगा तो ये जो है एक भाज्य संख्या होगा। ठीक,
आप लोग समझ गए होंगे। ये सवाल जो है 2019 में पूछा हुआ बोर्ड में, ठीक है। तो बोर्ड की परीक्षा में जो है 2019 में यह सवाल पूछा हुआ है। समझ लिए होंगे आप लोग, ठीक है। और इन सवालों पर जो है बार बार आप लोग जो है अभ्यास करने का कार्य करेंगे, ठीक। चलिए अगले सवाल की तरफ ध्यान दें हम लोग। अभाज्य गुणनखंड से संबंधित जो भी सवाल है, महत्वपूर्ण सवालों पर जो है हम लोग उसे जो है लगाने का कार्य करेंगे। देखिए अगला सवाल क्या है, संख्याओं 92 और 510 का लसअ ज्ञात कीजिए। संख्याओं 92 और 510 का लसअ यानी कि एलसीएम ज्ञात करो, ये पूछा हुआ है, ठीक है। ज्ञात कीजिए लिखा है। तो इसको कैसे आप लोग लगाएंगे, ये 2024 में पूछा, 2024 आइए के सेट में। कैसे बताया गया, लसअ कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग। फिलहाल यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हल करेंगे। 92 का अभाज्य गुणनखंड करिए। देखिए 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हो रहा है, ठीक। देखिए 92 है तो 92 को किससे काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं। 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा। फिर 46 किससे कटेगा, ये भी जो है 2 से कटेगा। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। 23 किससे जो है कटेगा, 23 अभाज्य संख्या है, 23 जो है स्वयं से कटेगा, केवल दूसरे संख्या से जो है यह डिवाइड नहीं होगा। तो 23 को 23 से काट दीजिए, यह प्राप्त हो गया। यानी कि जब 92 का अभाज्य गुणनखंड किए तो ये क्या क्या प्राप्त हुआ है, 2 गुणे 2 गुणे 23 प्राप्त हो गया है, ठीक है। और इसको जो है शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं, 2 की घाते 2 गुणे 23 लिख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जो 510 का जो अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 510 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा। 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10। अब 255 किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 55 25, 5 का नाम 5, ठीक है। 51 को काटिए, 51 किससे कटेगा, चलिए आप लोग सोच कर बताइए। 51 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, या 17 से कटेगा। 17 या 51, देखिए 3 से काटिए तो 3 3 का नाम 3 और 2 बचेगा। फिर इसके बाद जो है 2 1 यानी कि 21 हो जाएगा। फिर इसके बाद 3 7 21 या 17 या 51, ये प्राप्त हो गया। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड जब हम करेंगे तो यहाँ पे 2 एक बार प्राप्त होगा, फिर इसके बाद जो है 5 प्राप्त होगा, फिर 3 प्राप्त होगा। हाँ यहाँ पे क्रम इधर उधर जो है बदल करके लिखा जा सकता है, क्योंकि आधारभूत प्रमेय में ही पढ़े हैं, क्योंकि क्रम के बिना यह अद्वितीय होता है। क्रम को इधर उधर लिखा जा सकता है। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 लिख दिए, ठीक है। तो इन संख्याओं का लसअ ज्ञात करना यानी कि एलसीएम ज्ञात करना। एलसीएम में क्या सिखाया गया, सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड को लिखते हैं। सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड और इसका छोटा घात लिखते हैं या निम्नतम घात लिखते हैं। तो सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड का जो है छोटा नहीं एलसीएम, ये तो महत्तम में लिखते हैं, सॉरी ये महत्तम में लिखते हैं। सर्वनिष्ठ शब्द जो है महत्तम में, ठीक है।
हमें यहाँ पे लघुत्तम ज्ञात करना है, तो लघुत्तम में क्या लिखेंगे, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का बड़ा घात लिखेंगे। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का बड़ा घात, ये लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और ये मसौपा में लिखते हैं। तो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को लिखिए उसका बड़ा घात। तो 2 दिख रहा है दोनों में, तो 2 का अधिकतम घात क्या है, 2 है। फिर कौन दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3। फिर अगला संख्या कौन सा दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो 5 को लिख लीजिए। फिर अगला संख्या कौन सा दिख रहा है, 17 दिख रहा है, तो 17 को लिख लीजिए। फिर अगला संख्या कौन सा दिख रहा है, 23 दिख रहा है, ठीक है। तो जब सभी संख्याओं को लिख लिए हम लोग, यहाँ पे 2 2 बार है, फिर 3 है, फिर इसके बाद 5 है, फिर 17 है, फिर 23 है, तो सबका आपस में गुणा कीजिए। जब सबका आपस में गुणा करेंगे तो यह कितना प्राप्त होगा, 23,460 प्राप्त होगा। गुणा करके आप लोग देख लीजिए, 2 दूना 4, 4 का इसमें गुणा करेंगे ऐसे, तो कितना प्राप्त होगा सबका आपस में गुणा करने के बाद, 23,460 प्राप्त हुआ। यानी कि इन सभी संख्याओं का जो है लसअ कितना आएगा, 23,460, ठीक है, 23,460। महत्वपूर्ण प्रश्न था, 2024 में पूछा हुआ। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को हल कीजिए। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 267 तथा 255 का लसअ ज्ञात कीजिए। 267 तथा 255 का लसअ ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। 267 और 255 का लसअ ज्ञात करना, ठीक है। तो कैसे हल करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोनों संख्याओं का। चलिए अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 267 को काटिए, 2 6 7, ये किससे कटेगा, देखिए काटने में ही जो है समस्या होगा आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देगा जो काटने में थोड़ा सा कठिन हो। तो जब कठिन लगे तो उस, जैसे यहाँ पे ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 3 दूना 6, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, तो कटेगा किससे, ऐसी स्थिति में जो है बड़े संख्याओं से काटना शुरू कीजिए आप लोग। जब आप छोटे संख्याओं से न काट पाए तो बड़े संख्याओं से काटिए, 11 से काटिए, 13 से काटिए, 17 से काटिए, ठीक है। 11 से, 13 से, 17 से, इन संख्याओं को आप लोग याद रखेंगे। जब अन्य संख्याओं से न काट पाए तो 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, ऐसे इन संख्याओं से जो है विभाजित करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल 267, नहीं सॉरी, यहाँ पे 867 लिखा हुआ, 867, ठीक है, 867। तब ये 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, काटिए, 3 से कटेगा, अब 3 से कट जाएगा, 867 अगर रहेगा तो 3 से कट जाएगा, ठीक है। काटिए, 3 दूना 6, 2 बचेगा, 3 बटे 24, यहाँ पे 2 बचेगा, 3 9 27, 289 आ गया। अब यह किससे कटेगा, फिर 3 से कटेगा, 3 9 27, नहीं 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा, 289, 26, 29 आ गया, 7 से कटेगा, 7 चौको 28, 7 से भी नहीं कटेगा, तो किससे काटा जाए, 17 से, 17 से कटेगा, हाँ, 15 230 और 17 289, 17 का वर्ग है, 17 से ही विभाजित होगा, 17 का वर्ग 289 होता है, 17 से इसमें जब भाग करेंगे तो 17 बढ़ जाएगा, ठीक है।
तो अभी हम जस्ट आप लोग को बताए हैं, जब आप लोग जो है ऐसा संख्या मिल जाए जिसको छोटे संख्याओं से न काट पाए, तो ऐसी स्थिति में किसी किसी भाग देकर के जो है यहाँ पे देख लेंगे 11 से, 13 से, 17 से, 19 से जरूर ये विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो ये 17 का वर्ग है, फिलहाल हमें स्क्वायर याद है तो हम यहाँ पे जो है इसको जो है वर्ग करके देख लिए। 11 को 121, 12 को 144, 13 को 169, 14 को 96, 15 225, 16 256, 17 289। ठीक है, तो 17 से जब इसको विभाजित करेंगे 17 बार जाएगा, फिर इसको 17 से काट दीजिए, 17 का नाम 17, यह हो गया। अब 255 को काटिए, 255 किससे विभाजित होगा? लास्ट में 5 है तो 3 या जो है 5 से विभाजित होगा तो 3 से कटेगा, ये 3 वठे 24। ठीक है, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 5, 15 हो जाएगा, 3 25 15, यह हो गया। फिर ये किससे कटेगा? 3 से तो कटेगा नहीं, अब 3 दूना अच्छा, यहाँ 25 हो जाएगा, तो 25 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से काट दीजिए, 5 1 का नाम 5, फिर 3 हो जाएगा, 5 7 35, 17, ये हो गया। तो इसको जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप लोग लिखिए। 867 को क्या लिखा जा सकता है? 3 गुणे 17 गुणे 17, यानी कि 3 गुणे 17 का स्क्वायर, 17 दो बार। और 255 को क्या लिखा जा सकता है? 255 को यहाँ पे 3 गुणे 5 गुणे 17 लिखा जा सकता है। ठीक, तो लसप ज्ञात करेंगे इन संख्याओं का। लसम में क्या करते हैं हम लोग? बोलिए, जस्ट अभी यहाँ पे लिखे थे, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का बड़ा घात लिखते हैं। बड़ा घात तो लिखिए, देखिए 3 दोनों में दिख रहा, उसका अधिकतम घात क्या है? 1 ही है, तो 3 को लिख दीजिए। 5 इसमें दिख रहा, तो 5 को भी लिखेंगे, क्योंकि प्रत्येक अभाज्य संख्या को लिखते हैं, जो संख्या दिख जाए सबको लिखेंगे हम लोग, और उसका अधिकतम घात लिखेंगे। 5 लिख दिए। फिर 17 को लिखेंगे। अब 17 का अधिकतम घात क्या होगा? 17 देखिए दोनों में है, तो उसका अधिकतम घात यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 2, इसलिए 17 घाते 2 वाला लिखेंगे। 17 की घाते 2 वाला लिखिए। अब इसको हल करेंगे हम लोग। इसको हल करने के बाद कितना प्राप्त होगा? 5 3 15 गुणे 17 में जो है 17 का गुणा करेंगे तो 289 आएगा। अब 289 में जो है 15 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, 289 में जब 15 का गुणा करेंगे, ये देखिए कितना आएगा, हल करके बताइए। हल करें, देखिए अब इस या तो डायरेक्ट 15 से इसमें जो है 15 9 135। ठीक है, तो 135 जब होगा तो यहाँ पे ये 5 लिख दीजिए, ये 13 हासिल हो जाएगा। 15 बटे 120। ठीक है, तो 120 में ये यहाँ पे 13 जो हासिल है इसको जोड़ दीजिए, 3 और 2 1 3 1, यानी कि जो है लास्ट में जो है 3 वाला लिख लीजिए, फिर इसे यहाँ पर 13 हो जाएगा। 15 दूना 30, और 30 13 कितना होगा? 3 3 1 4 हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो 43 35 इसका जो है लसर आएगा। कितना आएगा? 43 35। ठीक है, 43 35 प्राप्त होगा। ठीक है, एक बार जो है गुणा यहाँ पे फिर से चेक कर ले रहे हैं। 5 9 45, 5 4 और 5 बटे 40 8 44, 4 5 दूना 10 8 14, फिर 9 9 8 2 5 9 4 13, 8 4 12 1 13, 2 1 3 1 4। ठीक सही। अगर इसका जो है मौसा ज्ञात करना रहता तब आप लोग कैसे हल करते हैं? चलिए बताइए, मौसा ज्ञात करना रहता तो क्या करते हैं? सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड का छोटा घात लिखते हैं। ठीक है, सर्वनिष्ठ
अभाज्य गुणनखंड का छोटा घात, तो सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड का छोटा घात यहाँ पे क्या है, दोनों में देखिए, दोनों में सर्वनिष्ठ कौन दिख रहा, 3 दिख रहा, और 3 का छोटा घात तो 1 ही है, तो 3 को लिख दिए। अब यहाँ पे फिर इसके बाद जो 17 दिख रहा, जब 17 दोनों में है तो उसका छोटा घात लिखेंगे, तो 17 यानी कि 17 51, तो इसका मौसा कितना आएगा, 51 आएगा। ठीक है, ये सवाल पूछा हुआ है 2024 HW के सेट में पूछा हुआ है। तो महत्वपूर्ण सवाल था 267 और 255 का लस और मसा हम आप लोगों को बता दिए। कैसे ज्ञात करेंगे, ये जो संख्या रहेगा यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, जब आप संख्या को न काट पाए तो वैसे स्थिति में क्या करेंगे, बड़ी संख्याओं से काटेंगे। ठीक है, बड़ी संख्या किससे किसे, 11 से, 13 से, 17 से और 19 से जरूर ये विभाजित हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जब अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो ऐसे जो उसको घात के रूप में सजा कर लिख देंगे। फिर इसके बाद जो ये नियम हम लोग दिमाग में रखे ही है कि लसा में जो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का बड़ा घात लिखते हैं, तो ऐसे जो है अभाज्य गुणनखंड जो भी संख्या दिखेगा सबको लिखेंगे और सबका बड़ा घात जो है छाट करके लिख देंगे। ठीक उसी तरीके से जो है मौसम में क्या करेंगे, केवल कॉमन पोर्शंस का जो है यहाँ पे छोटा घात लिखेंगे, कॉमन पोर्शंस का छोटा घात लिख देंगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा पूरा करने के बाद। ठीक है, चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये हम लोग पढ़े। इसके बाद जो है अगला सवाल, देखिए ये जो सवाल है 2019 में पूछा हुआ है, और ये कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों की मौस यानी कि HCF और लस यानी कि LCM ज्ञात करो, ये सवाल। ठीक है, इसमें 2 सवाल पूछा हुआ है। पहला क्या है 6, 72 और फिर इसके बाद जो है 120, ये दूसरा जो सवाल है 17, 23 और 29। ठीक है, इसका मसा और लसा पूछा हुआ है 2019 में जो है यह पूछा है। तो आप लोग हल कर सकते हैं, जो संख्या रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो है लसा में क्या करेंगे, प्रत्येक अभाज्य संख्याओं को लिखेंगे और उसका अधिकतम घात लिख देंगे। मौसम में क्या करेंगे, सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड का जो है छोटा घात लिखेंगे। ठीक, तो फिलहाल हल कर रहे हैं। 6, 72, 6 का जो है गुणनखंड कीजिए तो 2 तिहाई 6, फिर 72 का जो है अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 72 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, इसको 2 से काटिए 18 आएगा, इसको 2 से काटिए 9 आएगा, फिर इसको 3 से काट दीजिए, 3 तरीके 9, ये 3 से कटेगा। फिर उसी तरीके से 120 को काटिए, 120 को काटेंगे तो 2 से काटिए, 2 छक्के 12, 0 हो जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए, 30 आएगा, 2 से इसको काट दीजिए, 15 आएगा, फिर इसके बाद 3 से कटेगा, 3 5 15, 5 1 9 5। ठीक, तो इसको सजा करके लिखिए
6 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 गुणे 3 लिखा जा सकता है। फिर इसके बाद जो है 72 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 कितने बार है, 1 2 3, 3 बार है। फिर 3 कितने बार है, 2 बार है, यानी कि इसको लिखा जा सकता है 2 घाते 3 गुणे 3 की घाते 2, 2 3 बार तो 2 घाते 3, 3 कितने बार है, 2 बार तो 3 घाते 2। फिर इसका सबसे पहले क्या लिखा, मौसा लिखा है, तो मौसा ज्ञात कीजिए, यानी कि एचसीएफ। एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, प्रत्येक नहीं, सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड का जो है छोटा घात लिखेंगे, तो दोनों में दिखाया 2, 2 का छोटा घात क्या है, 1, इसका घात 1, इसको लिख देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो है 3 दोनों में दिख रहा है, तो 3 का छोटा घात क्या है, 1, यानी कि इसको हल कर देंगे, तो हल करने के बाद जो है 2 तिहाई 6 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि इसका एचसीएफ कितना आएगा, 6 आएगा। एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम, एलसीएम में क्या करेंगे, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को लिखेंगे हम लोग, यहाँ भाषण फिलहाल लिख देंगे, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का बड़ा घात, ठीक है। तो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का बड़ा घात यहाँ पे छाट कर लिखिए, 2 दोनों में दिख रहा है, तो उसका जो बड़ा घात क्या होगा, 2 घाते 3। फिर कौन दिख रहा, 3 दिख रहा, और 3 का जो है बड़ा घात क्या होगा, यह होगा 3 घाते 2, ठीक है। और इसको हल करेंगे तो 2 के घाते 3 का मतलब क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8, फिर 3 घाते 2, इसको हल करेंगे 3 3 9, 9 8 72, इसका एलसीएम क्या आएगा, 72 आएगा, ठीक है। अब लोग यहाँ से ये भी चेक लीजिए कि सही लगाए नहीं लगाए हैं। लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, सबसे छोटी संख्या होता है जो सबसे कट जाए। महत्तम जो है समापवर्त क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या जो सबको काट दे। ये बड़ी संख्या सबको काट दे, क्या अच्छा सबको काट देगा, काट देगा, 6 को भी काट देगा, 72 को भी काट देगा, 120 को भी काट देगा, और यह सबसे कट जाएगा, 72 कट जाएगा सबसे, ठीक है। हमें लग रहा है कुछ गलती किए हैं क्या, यहाँ पे कुछ गलती हुआ है, इसका जो एचसीएफ 6 प्राप्त होगा, लसा कुछ गलती हुआ लसा भाव वाले में, क्या ये सबसे कट जाएगा, इससे तो कटेगा, इससे कटेगा, लेकिन इससे कटेगा नहीं, कटेगा, कुछ गलती है, कहाँ गलती है उसको ढूंढिए, देखिए, हाँ इसका तो लिखे ही नहीं है, 120 का भी लिखिए, 120 वाला छोटा है, तो इसमें जो है 2 कितने बार है, 3 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 है, फिर 5 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की घाते 3, फिर इसके बाद 3, फिर 5, अब फिर से हल कीजिए। एचसीएफ में ध्यान दीजिए, एचसीएफ में क्या करेंगे, केवल कॉमन पोर्शंस को हम ढूंढेंगे, क्या तीनों में कौन दिख रहा, 2 दिख रहा, 2 का जो है सबसे छोटा घात 2 ही है, फिर तीनों में कौन दिख रहा, तीनों में जो है 3 दिख रहा, 3 का जो है छोटा घात क्या है, ये, उसको लिखिए, 5 तीनों में नहीं, यानी कि जो एचसीएफ 6 ही आएगा। एलसीएम में ध्यान दीजिए, एलसीएम कितना होगा, 2 का अधिकतम घात, जो संख्या दिख जाए उसका अधिकतम घात, तो 2 सब में दिख रहा तो उसका अधिकतम घात ये 3 भी है। फिर इसके बाद कौन दिख रहा, 3 दिख रहा, 3 का अधिकतम घात, तीनों में देखिए 2, तो ये लिख दिए। फिर कौन दिख रहा, 5 दिख रहा, तो 5 का अधिकतम घात लिखेंगे हम लोग, जो संख्या दिख जाए सबको लिखते हैं एलसीएम में, 5 को लिखिए, जब 5 को लिखेंगे तो यहाँ गुणे 5 भी होगा, 5 भी होगा, 5 बट्टे 40, फिर इसके बाद जो है 4 और 9 को 36, यानी कि 360 आएगा एलसीएम, अब जाकर सही हुआ, ठीक। ठीक इसी तरीके से इसको भी लगा सकते हैं आप लोग। चलिए दूसरे वाले को देखिए, 17 23 29 है, 17 किसे कटेगा, केवल 17 से ही कटेगा, 23 किसे कटेगा, 23 केवल 23 से ही कटेगा, अभाज्य संख्या। फिर इसके बाद 29 को काटिए, 29 किससे कटेगा, 2 से 3 से नहीं कटेगा, केवल 29 से ही कटेगा, तो इसको जो है 17 को लिख सकते हैं 17 ही, 17 गुणे 1, 23 को लिख सकते हैं 23 गुणे 1, फिर 29 को लिख सकते हैं 29 गुणे 1, ठीक है। एचसीएफ ज्ञात कीजिए, कॉमन पोर्शन ढूंढेंगे, कॉमन पोर्शन जब ढूंढेंगे तो सब में कौन दिख रहा है, 1 दिख रहा, 1 लिखेंगे। इसी तरीके से जो एलसीएम ढूंढेंगे, एलसीएम में जो संख्या दिख जाए सबको लिखते हैं,
17 दिख रहा, 17 को लिखना पड़ेगा। फिर 23 दिख रहा, 23 को लिखना पड़ेगा। फिर 29 दिख रहा, 29 को लिखना पड़ेगा। और एक लिखे या ना लिखे वही बात है, क्योंकि एक का गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा। अब यहाँ पे 17 गुणे 23 गुणे 29, और इसको हल करेंगे तब जाकर के आंसर आ जाएगा। ठीक है, 17 गुणे 23 गुणे 29 हल करने के बाद कितना प्राप्त होगा? 11,339 प्राप्त होगा। 11,339 11,339 प्राप्त होगा। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है मौसा व लसा ज्ञात करने के लिए जो है आप लोग जो है अधिक से अधिक जो है सवालों को लगा लिए। चलिए एक सवाल और हम लोग देखें, फिर इसके बाद सेशंस को जो है बंद किया जाए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं छानबे और 404 का मस तथा लस ज्ञात कीजिए। ये तो 96 और 404 का जो मस तथा लस ज्ञात करना है, कैसे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो ऐसे ही जो है इसका भी जो है गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद जो है इसके बाद जो है सोचेंगे सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड क्या है, फिर इसके बाद जो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का जो बड़ा घात भी ऐसे भी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हल कीजिए। 96 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 3 9 और 3 दूना 6। ये किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 16 दूना 32। ठीक है, अब ये किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 8 16, फिर इसको 2 से काट दीजिए। 2 चौको 8, फिर इसको 2 से काट दीजिए। 2 दूना 4। ठीक उसी तरीके से जो है 404 का जो अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो ये किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, फिर ये 2 से कटेगा। 2 1 2 0, 2 1 2। क्या 101 किसी से विभाजित होगा? 101 नहीं, 101 जो है अभाज्य संख्या है, इसलिए अब किसी से विभाजित नहीं होगा। 101 जो है 101 से ही विभाजित होगा। ठीक है, तो इसको जो है लिखिए। 96 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 2 कितने बार है? 1 2 3 4 बार, 5 बार है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार लिख दिए। इसके बाद कौन है? 3 है। 3 यानी कि 2 जो है 5 बार है, फिर 3। फिर यहाँ पे 404 को क्या लिखा जा सकता है? 404 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 101, यानी कि 2 जो है 2 बार है, फिर 101। एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ में क्या करेंगे हम लोग? जो है केवल जो सर्वनिष्ठ अभाज्य संख्या को लिखेंगे और उसका जो है न्यूनतम घात लिखेंगे। तो सर्वनिष्ठ अभाज्य संख्या यहाँ पे क्या दिख रहा है? दोनों में दिख रहा है, तो उसका न्यूनतम घात यानी कि 2 घाते 2, यानी कि हल करने के बाद कितना प्राप्त होगा? 4। तो इसका जो एचसीएफ कितना प्राप्त होगा? 4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम में क्या करना पड़ेगा? एलसीएम में जो है जो संख्या दिख जाए सबको लिखेंगे और उसका अधिकतम घात लिखेंगे। तो 2 दिख रहा है, तो 2 का अधिकतम घात क्या? 5 है। फिर अगला कौन दिख रहा है? 3 को भी लिखेंगे। फिर कौन दिख रहा है? 101। ठीक है, इसको हल कीजिए। तो कैसे हल करेंगे? 2 घाते 5 का मतलब क्या है? 2 का 5 बार गुणा कर दिए। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। 32 गुणे 3, 101। ठीक है, यहाँ पे इसको हल करेंगे तो ये जो है कितना प्राप्त होगा? 3 दूना 6, 3 3 9 बड़े 101।
और 96 से जो है 101 में गुणा कर दीजिए। तो 101 से जो है 96 जब गुणा करेंगे, ये देखिए 101 में जो है 96 से गुणा, तो 6 का नाम 6 0 6 9 0 9, तो 6 9 6 9, यानी कितना प्राप्त होगा 96 96, ये प्राप्त होगा। इसका लसर कितना आएगा 96 96 प्राप्त होगा।